नमस्कार। हम पढ़ रहे थे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंतर्गत हमने प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो सहज प्रतिरक्षा जो हमें जन्मजात प्राप्त होती है, दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा जो हमारा शरीर जीवन काल के दौरान अर्जित करता है। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो स्मृति आधारित होती है। फिर हमने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो बी लिम्फोसाइट होती है वो एंटीबॉडी अणु का क्या करती है, निर्माण करती हैं। आज हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत एंटीबॉडी अणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो के अंतर्गत आपको मैंने बताया था कि जो एंटीबॉडी होती हैं वो बी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। अब देखिए एंटीबॉडी क्या है। बी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन अणु होते हैं। जो एंटीबॉडी होती है वो बी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन अणु होते हैं, जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। तो एंटीबॉडी क्या है? बी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन अणु हैं, जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जो एंटीबॉडी अणु है उसकी यदि हम संरचना देखें तो जो एंटीबॉडी का अणु है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ क्या हैं? आप सबको मालूम है कि जो एमिनो अम्ल होते हैं उनके आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ने पर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहा जाता है। और यही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है? प्रोटीन। अभी मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी क्या है? विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन। तो देखिए ये प्रोटीन है, इसका तात्पर्य है इसका निर्माण किससे होगा? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन अणु होता है या जो एंटीबॉडी है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती हैं, जिनमें 2 छोटी होती हैं और 2 बड़ी होती हैं, जिन्हें लघु या दीर्घ कहते हैं। जिन्हें दीर्घ को हेवी चेन और लाइट चेन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए एंटीबॉडी अणु को हम H2L2 अर्थात 2 हेवी और 2 लाइट चेन इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो देखिए ये है एंटीबॉडी अणु की संरचना। तो आप देखेंगे कि इस एंटीबॉडी का जो अणु है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ हैं, 1, 2, 3 और 4, जिसमें से 2 छोटी श्रृंखलाएँ हैं जिन्हें लघु श्रृंखला भी कहते हैं, और 2 बड़ी श्रृंखलाएँ हैं जिन्हें दीर्घ श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। जो दीर्घ श्रृंखला होती हैं वो पुच्छीय भाग बनाती हैं। दीर्घ श्रृंखलाएँ क्या बनाती हैं? पुच्छीय भाग, जिसे स्थिर भाग के नाम से भी जाना जाता है। फिर आप देखेंगे कि जो ये प्रतिरक्षी का अणु है, जो एंटीबॉडी का अणु है, उसमें प्रतिजन बंधन स्थल पाया जाता है। प्रतिजन बंधन स्थल क्या होते हैं? ये वे स्थान होते हैं जहाँ से एंटीबॉडी पर प्रतिजन या एंटीजन जुड़ता है और इनके बीच पारस्परिक क्रिया होती है, जिसमें फिर एंटीजन को नष्ट कर दिया जाता है। तो आपको मैंने अब तक बताया कि जो एंटीबॉडी का अणु होता है ये विशेष प्रकार की जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, उससे बना होता है। फिर देखिए जो ग्लाइकोप्रोटीन जो एंटीबॉडी है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती हैं, जिनमें 2 दीर्घ होती हैं, 2 लघु होती हैं। इसलिए हम एंटीबॉडी के अणु को हेवी, लाइट तो H2L2 के रूप में व्यक्त करते हैं। जो इसकी पुच्छीय भाग होता है, जिसे स्थिर भाग भी कहते हैं, वो दीर्घ श्रृंखलाओं से बना होता है। आप देखेंगे कि ये अंग्रेजी के Y जैसा दिखाई देता है। जो एंटीबॉडी का अणु है वो अंग्रेजी के Y जैसी आकृति का दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो एंटीबॉडी का अणु होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से जुड़ा होता है। चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ आपस में आप ये देख रहे हैं ये डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। और जो एंटीबॉडी का शीर्ष है उस पर प्रतिजन बंधन स्थल पाया जाता है, जिससे यहाँ आकर प्रतिजन जुड़ता है, एंटीबॉडी से प्रतिजन जुड़ेगा और उनके बीच आपस में क्रियाविधि होगी।
फिर देखिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जिसको हम एंटीबॉडी भी कहते हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं। या तो आपका दो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, एंटीबॉडी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया एंटीबॉडी क्या है, विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती हैं, IgA, IgD, IgE और IgG और IgM, ये 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं। अब देखिए प्रत्येक प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रकार है IgA। कुल एंटीबॉडी जो होती हैं उनमें इसका प्रतिशत 10% होता है। और जो नवदुग्ध है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं उसमें यह पाई जाती है। कोलेस्ट्रम क्या है, प्रसव के बाद प्रसव होता है, उसके बाद माता के स्तनों से जो प्रथम स्रावित दुग्ध है, मिल्क है, उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। प्रसव के बाद माता के स्तनों से जो प्रथम स्रावित दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम या खींस या नवदुग्ध के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि माता के नवस्रावित दुग्ध में या कोलेस्ट्रम में कौन से प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखिए इसका कार्य क्या है IgA का, श्लेष्मी कलाओं, देह की बाह्य सतह की सुरक्षा तथा निःशोषित मतलब श्वसन क्रिया के द्वारा कोई यदि रोगाणु शरीर के अंदर प्रेषित हो गया है उनसे शरीर की क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कोलेस्ट्रम में जो प्रसव के बाद जो स्तनों से प्रथम स्रावित दुग्ध है उसमें कौन से प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा IgA प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। फिर दूसरे प्रकार की एंटीबॉडी है IgD, जो अति सूक्ष्म मात्रा में रक्त में लसिका कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित होती है और इसका कार्य है बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का सक्रियण रखना तथा प्रतिरक्षी अभिक्रिया के विकास एवं परिपक्वन में भूमिका निभाना। अब देखिए तीसरे प्रकार की जो एंटीबॉडी है वो IgE। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमने एलर्जी के बारे में पढ़ा था कि एलर्जी जैसी दशाओं में शरीर की सुरक्षा के लिए कौन से प्रकार की एंटीबॉडी विकसित होती है, तो IgE प्रकार की होती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अत्यंत कम मात्रा में ये उपस्थित होती है, देखिए 0.05% होती है कुल का। मास्ट कोशिकाओं में बेसोफिल से विशिष्ट सेल घनता दर्शाने वाली होती हैं। मास्ट कोशिकाओं का उत्तेजन करती हैं और एलर्जी जैसी अभिक्रियाओं से संबंधित होती हैं और शरीर की क्या करती हैं, परजीवियों से सुरक्षा करती हैं। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है IgG, चौथे प्रकार की एंटीबॉडी है IgG। आप देख रहे हैं इसका सर्वाधिक प्रतिशत है, कुल एंटीबॉडी है उसका 75 से 80% IgG प्रकार की होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, IgG। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो माता की प्लेसेंटा है उसको पार करके शिशु तक कौन सी एंटीबॉडी जाती है, IgG। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता कौन से प्रकार की एंटीबॉडी में होती है, IgG। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य क्या है, संपूरक तंत्र को उत्तेजित करना। मानव भ्रूण को रोग, देखिए आ गया है, प्लेसेंटा को पार करके जाएगी तो इसका मतलब है मानव का जो भ्रूण है उसमें रोग क्षमता प्रदान करना। बक्ष्काणु कोशिकाओं से बक्ष्काणु नाशन हेतु विशिष्ट सेल घनता दर्शाना। फिर देखिए अगले प्रकार की एंटीबॉडी है पांचवें प्रकार की IgM। ये देखिए 5 से 10% होती है और आपको याद रखना है प्रतिजन की अनुक्रिया में उत्पन्न प्रथम प्रतिरक्षी। आपको अभी मैं बताऊंगा कि जो प्राथमिक अनुक्रिया होती है उसके दौरान IgM प्रकार की एंटीबॉडी उत्पन्न होती है सर्वप्रथम, और द्वितीयक अनुक्रिया के समय IgG प्रकार की एंटीबॉडी उत्पन्न होती हैं। अब देखिए प्रतिजन की अनुक्रिया में उत्पन्न प्रथम प्रतिरक्षी मतलब जब प्रतिजन से क्रियाविधि होती है या प्रतिजन शरीर में प्रेषित होता है तो जो प्राथमिक अनुक्रिया होती है उस समय सर्वप्रथम IgM प्रकार की एंटीबॉडी विकसित होती है। और क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक वर्ध प्रकार की मतलब बड़े प्रकार की प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कौन सी है, तो IgM। जीवाणु से सुरक्षा की प्रथम पंक्ति, देखिए आ गया है प्रथम पंक्ति अर्थात सर्वप्रथम प्रतिजन से क्रियाविधि करने वाली एंटीबॉडी। समूहन क्रिया का प्रभावीकरण, संपूरक स्थिरण व प्रतिजन के स्कंदन में प्रभावी। तो इस
सारणी में आपने पढ़ा कि 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही आपको याद करने हैं। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम आपको मैंने बता दिया है कि प्रसव के बाद माता के स्तनों से स्रावित जो प्रथम दुग्ध है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम है उसमें कौन से प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA प्रकार की, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एलर्जी जैसी दशाओं में कौन सी एंटीबॉडी उत्पन्न होती हैं? तो IgE। एक क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? IgG, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता रखने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? IgG। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राथमिक अनुक्रिया में उत्पन्न होने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? प्राथमिक अनुक्रिया जब होती है असंक्राम्यता के समय तो वो है IgM। सर्वाधिक वर्त प्रकार की जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो कौन सी है? IgM। तो ये आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो इस प्रकार आज हमने जो एंटीबॉडी है उसकी अणु है उसकी संरचना के बारे में पढ़ा। तो एंटीबॉडी होती है वो विशेष प्रकार की प्रोटीन्स ही हैं जो बी लिम्फोसाइट द्वारा बनाई जाती हैं, जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, जो 5 प्रकार की होती हैं। तो हम कह सकते हैं एंटीबॉडी कितनी प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनी होती है, 2 बड़ी 2 छोटी, अर्थात दीर्घ और लघु। तो इस प्रकार ये थी एंटीबॉडी की संरचना। अब हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार। धन्यवाद।